नमस्कार सभी मित्रों को। जय श्री राम, राधे राधे। सब लोग मस्त हो, ठीक हो, ठंड का आनंद ले रहे हो सकता है पॉलीमर आप लोग गर्मियों में पढ़े हैं पर मैं तो अब ये कह रहा हूँ ठंड का आनंद ले ही रहे हो। साथियों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में आप लोगों को यूजी के पोर्शन में दिया है पॉलीमर्स एंड ड्रग्स, यानी कि बहुलक और दवाइयाँ, औषधियाँ। ये यूजी का आखिरी पॉइंट है बीएससी वाले का, और आप लोगों को जान करके खुशी होगी कि ये आखिरी पॉइंट हमारा भी है यूजी में। उसके बाद में एक स्पेक्ट्रोस्कोपी एक बचेगी। सिलेबस लगभग कंप्लीट होने को है। पॉइंट दिया है पॉलीमर्स, टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन, नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स, ड्रग्स, एंटासिड, एंटीहिस्टामिन, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक्स, एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फर्टिलिटी। दो चैप्टरों को एक साथ मिलाकर के ये चैप्टर बनाया गया है, जिसमें एक चैप्टर पॉलीमर का है और एक चैप्टर ड्रग्स का है, जिसमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ नाम से 12वीं क्लास में अपने दिया गया है। खुशी की बात यह है कि जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे के सारे एनसीईआरटी की बुक में से आ रहे हैं, और दुख की बात यह है कि इनमें से ही आएंगे क्या, क्योंकि कोर्स तो ये पीजी में दिया है। ये डर भी है। तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलवाता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उनसे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के तैयारी करें। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज से ज़्यादा एनसीईआरटी के अलावा ज़्यादा एक्स्ट्रा सोर्सेज के चक्रों में ना पड़े। सिलेक्शन हो जाएगा आप लोगों का आराम से, चाहे कितनी पोस्ट क्यों ना हो। मैं आप लोगों को ये जो पूरा पोर्शन है 2 वीडियो में पढ़ाऊंगा। एक वीडियो पॉलीमर्स पर बनाऊंगा और एक वीडियो ड्रग्स पर बनाऊंगा। पॉलीमर्स का एक जो वीडियो है ये थोड़ा सा लंबा रहेगा, पर कोई बात नहीं, एक वीडियो में पढ़ने का स्वाद आएगा, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। अब दोस्तों, इस वीडियो में जो कि पॉलीमर्स है, इसमें हम लोग पॉलीमर्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, इनके टाइप्स पॉलीमराइजेशन यानी कि बहुलकीकरण के प्रकार पढ़ेंगे, जैव निम्नीकृत बहुलक पढ़ेंगे, जिगलर नाटा उत्प्रेरक पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। जब ये कंटेंट पूरा हो जाएगा तब मैं आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाऊंगा, अदर क्वेश्चंस करवाऊंगा, और 10 सालों में आरपीएससी ने पॉलीमर से संबंधित जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा। एक बार मैं आरपीएससी पर नज़र डालता हूँ। आरपीएससी 2011 में पॉलीमर में से एक क्वेश्चन आया था, 2013 में 4 क्वेश्चन आए, 15 में 2, 18 में 2 और 22 में 1 क्वेश्चन आया। आरपीएससी इन 5 पेपरों में यानी कि 10 सालों के पेपरों में 10 क्वेश्चन पॉलीमर में से पूछ चुकी है। 10 क्वेश्चन, एवरेज 2 क्वेश्चन हर साल पॉलीमर में से आते हैं। बहुत ही आसान पॉइंट है पॉलीमर, और इसमें से 2 क्वेश्चन आ जाए तो एक आप लोग अच्छी बात मान सकते हो, बढ़िया संकेत मान सकते हो उसको। समझ गए आप लोग बात? तो पॉलीमर्स में से आप ये मान के चलो आपके 2 क्वेश्चन परीक्षा में लगभग तय है कि आएंगे। जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम में 10 तो ये क्वेश्चंस करवाऊंगा, 8 क्वेश्चन सब्जेक्टिव है जो एनसीईआरटी की बुक में दिए हैं वो करवाऊंगा, 34 क्वेश्चंस मैंने नीट आईआईटी में आए हुए लिए हैं पिछले 20 सालों में पॉलीमर से संबंधित। वो इसलिए लिए कि थोड़ा सा लेवल मेंटेन रहे, ढंग का। यदि यूजी लेवल का भी आए, नीट आईआईटी की लेवल का भी आए तो आप लोग कर दो, क्योंकि आसान टॉपिक होता है ना, उसको उसके क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा कर लेने चाहिए अपने को। ये टोटल लगभग 52 क्वेश्चन है। इन 52 क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को करवा दूंगा। समझ गए आप लोग बात? तो ये तो था पाठ परिचय पॉलीमर का। अब शुरू करेंगे पॉलीमर क्या होते हैं, बहुलक क्या होते हैं। तो आप पॉलीमर से पहले एक क्वेश्चन लिखो, वृहद अणु
यानी कि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? वृहद अणु। नाम में ही पड़ा है, वृहद यानी बड़े, ऐसे अणु जिनका अणुभार ज्यादा होता है, जिनका अणुभार 1000 या 1000 यूनिट से ज्यादा हो, वो वृहद अणु कहलाते हैं। तो वृहद अणु क्या होंगे? अणु जिनका अणुभार 10³ यूनिट से ज्यादा हो। यानी 1000 इकाई से ज्यादा हो, ऐसे जो अणु है वो वृहद अणु या मैक्रोमोलिक्यूल्स कहलाते हैं। मैं एक NCERT की किताब में एक लाइन थी, वो मैं लिखना भूल गया, मैं बताता हूँ, वो लाइन बहुत जरूरी है। पहले ये रही, एक लाइन लिखी है इसने, वो लाइन लिखो आप लोग, चैप्टर बाद में शुरू करेंगे। एक लाइन यहां लिखते हैं, इसने लिखा है पॉलीपेप्टाइड बनाने में प्रकृति द्वारा सहबहुलकन का उपयोग होता है। मैं एक लाइन ऐसे कैसी लिख रहा हूं, ये काम आएगी आपके। पॉलीपेप्टाइड बनाने में, पॉलीपेप्टाइड बनाने में प्रकृति द्वारा सहबहुलकीकरण का प्रयोग होता है। प्रकृति द्वारा सहबहुलकन या बहुलकीकरण, सहबहुलकन का प्रयोग होता है। सहबहुलकन का प्रयोग होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के 20 तक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के 20 तक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रकार के 20 तक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। रसायनज्ञ अब भी इसमें काफी पीछे हैं। रसायनज्ञ अब भी इसमें काफी पीछे हैं। मैंने ये जो लाइन लिखी है, ये क्यों लिखी? क्या सर ये लाइन लिखनी पेपर में आएगी? ये तो नहीं आएगी, लेकिन इस लाइन में NCERT की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। और मैं जब पढ़ाता हूं ना, मुझे ये लगे कि एक एकदम बकवास लाइन है, उसको छोड़ता हूं, बाकी NCERT की हर चीज उठाता हूं। और पेपर में UG PG कुछ नहीं है, बकवास है सारी। NCERT में से 120 में से 70 क्वेश्चन आते हैं। आप लोग मिला लो कोई भी पेपर, मैंने मिलाए, और 70 ही नहीं, 2022 से पहले का ट्रेंड था 80-80 क्वेश्चन आया करते थे। जो पॉइंट UG में है, जो पॉइंट PG में है, वही पॉइंट यदि 12वीं 11वीं की NCERT में दिया है ना, तो पेपर वाला क्वेश्चन वही से उठा रहा है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप एक एक लाइन को मजबूती से पढ़ें। लेकिन यदि आप अशोक सर के पास पढ़ रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं एक एक लाइन करवाऊंगा कवर। इसने लिखा है कि पॉलीपेप्टाइड बनाने में प्रकृति द्वारा सहबहुलकीकरण का प्रयोग होता है। तो एक चीज सिद्ध हो गई
कि पॉलीपेप्टाइड का मतलब प्रोटीन होते हैं और प्रोटीन बहुलक होते हैं, यानी इनमें एकलक इकाइयां अलग अलग प्रकार की होती है। तभी क्या है 20 प्रकार के अमीनो एसिड ज्ञात हैं। तो यदि क्वेश्चन आ जाता कि प्रोटीन होते हैं, ऑप्शन ए समबहुलक, ऑप्शन बी सहबहुलक, तो आप लोगों को सहबहुलक शब्द लिखना है क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के अमीनो एसिड का प्रयोग किया जाता है। अब लिखो क्वेश्चन, पॉलीमर्स किसे कहते हैं, इनका क्लासिफिकेशन लिखिए। व्हाट इज मीन बाय पॉलीमर या बहुलक। बहुलक किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण कीजिए। आंसर, जो शब्द है पॉलीमर, बहुलक का अंग्रेजी शब्द पॉलीमर है। पॉलीमर ग्रीक भाषा के दो शब्दों पोली व मर से बना है, जिनका अर्थ कर्मशः है, पोली यानी बहुत सारे, बहुत, और मर यानी इकाइयां, बहुत व इकाइयां है, इकाइयां होता है। पोली यानी बहुत सारे, मर यानी इकाइयां, यूनिट्स। तो पॉलीमर्स वे बहुलक हैं ना, पॉलीमर्स क्या होते हैं जिनकी बहुत सारी इकाइयां होती हैं। पोली और मर दोनों ग्रीक भाषा के शब्द हैं जिनका अर्थ होता है बहुत सारी इकाइयां। पॉलीमर्स वृहद अणु होते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स वृहद अणु होते हैं जो विभिन्न एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, जो विभिन्न एकलक इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। यानी इनमें मोनोमर होते हैं। एकलक को इंग्लिश में बोला जाता है मोनोमर। तो जो पॉलीमर होगा, जो बहुलक होगा, उसका एक फिक्स मोनोमर होगा। एकलक इकाइयों के जुड़ने से बहुलक बनेगा। इनका अणुभार या आणविक द्रव्यमान, यानी कि मोलर मास 10³ यूनिट से 10⁷ यूनिट तक होता है। साथियों, हर चीज इंपॉर्टेंट है, हर लाइन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलीमर्स का जो या बहुलकों का जो अणुभार होता है वो 10⁻³ से 10⁷ यूनिफाइड यूनिट तक होता है। पॉलीमर्स में कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। बहुलकों में सहसंयोजी बंध या कोवैलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। यानी बहुलकों में कोवैलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध पाए जाते हैं। तो ये बहुलक की डेफिनेशन थी। बहुलक इंग्लिश शब्द पॉलीमर है। एक बार प्रश्न आया, मेरे याद नहीं है, टेस्ट में भी दिया मैंने ये, पॉलीमर शब्द किस भाषा का है? ऑप्शन ए ग्रीक भाषा। और ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे पता है उसमें लिखेंगे पॉलीमर शब्द ग्रीक भाषा का है। पॉलीमर शब्द इंग्लिश भाषा का है।
लेकिन पोली और मर ये दोनों शब्द जब अलग अलग हो जाएं तब ये ग्रीक भाषा के हैं। पोली शब्द ग्रीक भाषा का है, मर शब्द ग्रीक भाषा का है, लेकिन पॉलीमर शब्द इंग्लिश भाषा का है, बहुलक शब्द हिंदी भाषा का है। ठीक है ना, समझ गए क्या आप लोग बात? हाँ, ये वृहद अणु है, ये बताए दोगे, इनका अणु बार आप याद कर लोगे, 10 की घात 3 से 10 की घात 7 तक होता है। कोवैलेंट बॉन्ड इनमें पाए जाते हैं। अब आप हेडिंग डालिए, बहुलकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। बहुलकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। इनका वर्गीकरण कई आधारों से किया जाता है। बहुलकों का वर्गीकरण, बहुलकों का वर्गीकरण कई आधारों से किया जाता है, कई आधारों से किया जाता है। कई बेस हैं जिनके आधार पर आप लोग पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। नंबर कैपिटल ए, आधार आप कौन से सोर्स से प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्ति स्रोत के आधार पर। इस आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर बहुलक 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के बहुलक कौन कौन से? नंबर फर्स्ट, नंबर 1 प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर्स। प्राकृतिक बहुलक यानी कि नेचुरल पॉलीमर्स। ये पॉलीमर्स कौन से होते हैं? जो मानव या जीव जंतुओं में पाए जाते हैं, यानी इनका सोर्स नेचुरल है। ये मानव ऐसे जीव जंतु में आ गया है ना, हाँ, तो जीव जंतु में लिख दो। जीव जंतु या पादपों से प्राप्त होते हैं, पादपों से प्राप्त होते हैं, यानी ये नेचुरल हैं। आप लोग इनको लैब में नहीं बनाते, ये अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। जैसे प्रोटीन, आपको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? जीव जंतुओं से। स्टार्च, न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए। रबर पेड़ों से प्राप्त होता है। कई तो सोचते होंगे कि सर रबर पेड़ों से थोड़ी प्राप्त होता है। रबर पेड़ों से प्राप्त होता है। स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पर ग्लाइकोजन क्योंकि ये प्राणियों में ही मिलता है। ग्लाइकोजन याद आ रहा है क्या? ग्लाइकोजन की कहानी तो आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से बताई थी मैंने। स्टार्च, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, रबर, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन और कुछ रेजिन, थोड़ी बहुत रेजिन भी पाई जाती हैं। पेपर में आएगा तो ऐसे ही आएगा, कुछ रेजिन। ये सारे के सारे प्राकृतिक बहुलक हैं। आप लोग लिखोगे समझ में आ जाएगा आपको। प्रोटीन केवल पादपों और जीव जंतुओं से ही मिलते हैं, इसलिए डब्बे वाला प्रोटीन न खा करके प्रोटीन यदि आप लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो आप दालों का इस्तेमाल कीजिए, मोटे हो जाओगे। नंबर 2 संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित ऐसे बहुलक जो मानव निर्मित है, जिनका निर्माण मानव ने किया है ना। मानव निर्मित बहुलक, मानव निर्मित बहुलक कौन कौन से? हजारों हैं। पॉलीथीन,
पीवीसी, PAN, पॉलीस्टाइरीन, स्टाइरीन, ब्यूनाएस, ब्यूनाएन, ब्यूनाएन, बहुत आएंगे, मतलब बहुत आएंगे। नाम से ही पता चल जाएगा आप लोगों को कि ये प्राकृतिक है या संश्लेषित। तीसरा आता है अर्ध संश्लेषित बहुलक। अर्ध संश्लेषित बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो होते तो नेचुरली हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा केमिकली चेंज किया जाता है, थोड़ा रासायनिक रूप से इनको चेंज किया जाता है। अर्ध संश्लेषित बहुलक होते हैं ये, ठीक है। ये प्राकृतिक बहुलकों में थोड़ा रासायनिक परिवर्तन करने से प्राप्त होते हैं, थोड़ा रासायनिक परिवर्तन करने से प्राप्त होते हैं। यानी ये ऐसे बहुलक हैं जिनमें आप है तो ये नेचुरली, थोड़ा सा केमिकली चेंज कर देंगे आप लोग, तो उससे वो अर्ध संश्लेषित हो जाएंगे। जैसे जैसे सेल्यूलोज एसीटेट। सेल्यूलोज एसीटेट का मतलब रेयोन। अब आप नहीं जानते क्या सेल्यूलोज एसीटेट को, है तो ये सेल्यूलोज एसिटिक एसिड से रिएक्शन करवा दी, रेयोन बन गया, तो कोई 5-10% चेंजिंग होती है। समझ गए ना आप लोग बात। रेयोन के बारे में एक और याद रखना आप लोग, रेयोन प्रथम मानव निर्मित धागा है, रेयोन ना, रेयोन मैं यहां लिख रहा हूं, प्रथम मानव निर्मित रेशा या धागा, पहला मानव निर्मित रेशा। हालांकि ये कंप्लीट मानव निर्मित भी नहीं है। सेल्यूलोज एसीटेट हुआ, सेल्यूलोज डाई एसीटेट हुआ, सेल्यूलोज डाई एसीटेट हुआ। तो अब सेल्यूलोज की तो रिएक्शन करवाई आप लोगों ने, सेल्यूलोज नाइट्रेट हुआ, सेल्यूलोज नाइट्रेट हुआ, वल्कनीकृत रबर हुआ, वल्कनाइजेड रबर, वल्कनीकृत रबर एटसेट्रा। वल्कनीकृत रबर का मतलब रबर की क्रिया 5% सल्फर से करवाई, तो 5% से करवाई तो 5% ही चेंज हुआ ना, समझ गए आप लोग बात। तो ये सारे के सारे अर्ध संश्लेषित बहुलक हैं। तो प्राप्ति स्रोत के आधार पर 3 प्रकार के बहुलक हो गए।